हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्वेस्ट। बीपीएससी क्वेस्ट पे आपका स्वागत है। अभी जैसा कि बीपीएससी 69 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और पीटी का एग्ज़ाम 30 सितंबर को निर्धारित किया गया है। ऐसे में एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की ज़रूरत है जिसके द्वारा बीपीएससी का तैयारी किया जा सके। सिलेबस को समझकर तैयारी करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या इस कैसे तैयारी होनी चाहिए और क्या बुक लिस्ट होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में कंटेंट क्या है, आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न। अभी बीपीएससी 68 के बाद एग्ज़ाम पैटर्न में बिल्कुल बदलाव आ चुका है। ऑप्शंस को चेंज किया गया है और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी चेंज किया गया है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते थे, किन विषयों से कितना क्वेश्चन पूछा जाता था और अब हर विषय का क्या अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा पेपर में। तो इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ सोर्स, जैसे कि अभी बीपीएससी 68 में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। तो हम लोग देखेंगे कि क्या वो एक्चुअली एनसीईआरटी से ही थे या किसी और बुक से थे, और पिछले क्वेश्चन को देखते हुए कौन सा बुक हमें फॉलो करना चाहिए और क्या प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन का सोर्स देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि प्रिपेयर पीटी विथ मेंस। तो अभी बीपीएससी 69 30 सितंबर को प्री का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद 15 नवंबर को मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो हमारे पास समय काफ़ी कम है। तो क्या हमें पीटी और मेंस का तैयारी एक साथ करना चाहिए या फिर दोनों की तैयारी अलग अलग करनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे हम लोग देखेंगे प्रिपेयर पीटी विथ मेंस में। इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी, स्ट्रेटजी फॉर एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, और इसके बाद बुक लिस्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे सारे विषयों का और कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और क्या बुक लिस्ट है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं और वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो बीपीएससी टोटल 3 फेज में एग्ज़ाम लेता है। फर्स्ट फेज में आपका पीटी होता है, फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में मेंस और थर्ड फेज और अंतिम फेज होता है आपका इंटरव्यू। तो ये टोटल 3 फेज है बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो पीटी में टोटल आपसे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 120 मिनट दिया जाता है सॉल्व करने के लिए आपको। यह नेगेटिव मार्किंग बेस्ड होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है इसमें। 1/4 नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया था बीपीएससी 68 से। इससे पहले बिफोर 68 67 तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था, नेगेटिव मार्किंग नहीं था। यह नेगेटिव मार्किंग बेसिकली कट ऑफ को नीचे लाने और जो भी नॉन डिजर्विंग स्टूडेंट है उनको फिल्टर करने के लिए लाया गया था। यह एक अच्छा फैसला था बीपीएससी के द्वारा। इसके बाद होता है आपका मेंस। मेंस में टोटल होते हैं 5 पेपर। पहला पेपर होता है हिंदी का जो कि 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का। दूसरा पेपर होता है 300 मार्क्स का। तीसरा होता है 300 मार्क्स का। फिर होता है एक एस्से का पेपर, ये भी होता है 300 मार्क्स का। और एक ऑप्शनल पेपर होता है 100 मार्क्स का। ऑप्शनल पेपर और हिंदी का पेपर ये होते हैं ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग इन नेचर ये भी सेम होता है, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसका मतलब हुआ कि ओनली 30% आपको स्कोर करना है और आपके मेरिट लिस्ट में इन पेपर का वेटेज 0 होता है, कोई भी मार्क्स से जोड़ा नहीं जाता है। तो जो मेन आपका मार्किंग होता है वह इन तीनों पेपर को मिलाकर किया जाता है। पेपर 1, पेपर 2 और एसए के पेपर को मिलाकर टोटल मार्किंग किया जाता है। इसके बाद आता है आपका इंटरव्यू वाला फेज। जब आप सेकेंड फेज क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जो कि होता है 120 नंबर का। तो टोटल आपका 300 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 120 इक्वल टू 1020
में आपका मार्किंग किया जाता है पेपर का। फ्रेंड्स, ये तो था थ्री फेज में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोगों ने अभी देखा। जैसा कि देखा कि पीटी में टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी तरीके से मेंस में टोटल 1100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और अपना इंटरव्यू जो होता है वह 120 मार्क्स का होता है। ये समझने के बाद अब हम देखते हैं कि तीन फेजेस में कट ऑफ को कैसे डिसाइड किया जाता है और फाइनल मेरिट लिस्ट अपना कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीटी में क्या सीन होता है। पीटी में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, -1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है। तो बीपीएससी 68 के हिसाब से कट ऑफ में बहुत ही ज़्यादा बदलाव हुआ। पहले जहां कट ऑफ 100 जनरल का बात कर रहे हैं, कट ऑफ 113 था, बीपीएससी 68 में यह कट ऑफ 91 पे आ गया। तो नेगेटिव मार्किंग आने के बाद कट ऑफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंज आया है, आप देख सकते हैं। तो पीटी के लिए अभी 69 के लिए अगर हम लोग 100 मार्क्स की तैयारी करें जनरल में, तो कट ऑफ को आसानी से क्लियर किया जा सकता है। इसके अलावा मेंस में अगर आप पीटी को क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस में टोटल 5 पेपर हैं। पेपर 1 जो हिंदी का है, फर्स्ट पेपर आपका होगा, यह एक क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। यह पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और ऑप्शनल पेपर भी क्वालिफाइंग बना दिया गया है बीपीएससी 68 से। इससे पहले ऑप्शनल पेपर का वेटेज होता था पहले 300 मार्क्स का, लेकिन अब इसे मात्र 100 नंबर का कर दिया गया है और इसे क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया है। अभी देखिए, अगर पेपर को क्वालिफाइंग बना दिया गया है, इसका मतलब आपको इसमें पास होने के लिए ओनली 30% स्कोर करना होता है। लेकिन कैच यहां एक है कि अगर आप 30% स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आपके पेपर को पेपर 1, पेपर 2 और एसएफ के पेपर को इवेल्युएट ही नहीं किया जाएगा। मतलब अगर इन दोनों पेपर में, ऑप्शनल और हिंदी में, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका मेंस का मतलब मान के चलिए कि आपका कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ, आपका पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा, पेपर 1, पेपर 2 या फिर एसए का पेपर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेंस में कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर अपने पास दो है। एक तो ऑप्शनल का पेपर और हिंदी के पेपर में क्वालिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले तो आपको, और उसके बाद फिर पेपर 1, 2 और एसए के पेपर में आपको इतना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, एक इतना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा कि आपको इंटरव्यू में बुलाया जाए। फिर आपका इंटरव्यू होगा 120 मार्क्स का, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा, मेरिट लिस्ट, वो डिपेंड करेगा कि आपका मेंस में कितना मार्क्स आया और प्लस आपका इंटरव्यू में कितना मार्क्स आया। अभी जो कट ऑफ है रिसेंट पिछले कई सालों का देखें तो अगर आप 55 से 60% मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन फाइनल है। तो प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस में हमें बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। हम टोटल बीपीएससी 67 और बीपीएससी 68 में जो भी ट्रेंड रहा है क्वेश्चन का, सब्जेक्ट वाइज जो भी क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, उसे हम लोग देखेंगे। और ऐसा देखा गया है पिछले 5-6 साल से बीपीएससी ने बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है किसी भी एग्जाम के, किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी 67, उसके बाद देखेंगे बीपीएससी 68 और फिर कंपैरिजन करेंगे दोनों में कितना चेंजेज आया है। फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। बीपीएससी 67 में हिस्ट्री से पूछा गया 30 क्वेश्चन, साइंस से पूछा गया 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन, इसके साथ बिहार स्पेशल से 15 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 10 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन। तो ये है टोटल 150 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए सबसे ज्यादा हिस्ट्री से और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद साइंस का भी वेटेज लगभग उतना ही, इस बार तो उतना ही था, लेकिन हर साल लगभग इतना ही होता है। अभी देखिए बीपीएससी 68 में हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन, साइंस से 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 35 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसमें बढ़ाया गया, बिहार स्पेशल से 20 क्वेश्चन, इसमें भी 5 क्वेश्चन का इजाफा हुआ है,
ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चन, पॉलिटी में 10 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन, ये जितना पूछा जाता था उतना ही है अभी। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बीपीएससी 67 और 68 से अगर कंक्लूड करें तो हिस्ट्री से ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन। साइंस से भी 30 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल से 15 से 20 क्वेश्चन, करेंट अफेयर से 30 से 35 क्वेश्चन, इसके आसपास कुछ भी ये लोग पूछ सकते हैं। तो टोटल सब्जेक्ट हैं 7 और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख चुके हैं। तो जो टॉप के सब्जेक्ट्स है वो है हिस्ट्री, साइंस, करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल। ये 4 सब्जेक्ट्स है जिन पे फोकस करना काफी जरूरी है। और इसके अलावा एप्टीट्यूड है जो अपना डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एप्टीट्यूड और रीजनिंग बनाने में काफी समस्या होता है। और बीपीएससी 68 में एप्टीट्यूड और रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा अप कर दिया गया, जिसके कारण काफी समस्या आया बच्चों को सॉल्व करने में जो भी जनरल बैकग्राउंड से आते हैं। तो यहाँ आप अगर इन 4 सब्जेक्ट के अलावा एप्टीट्यूड पे भी आप इक्वल मेहनत करते हैं, अपना एफर्ट दिखाते हैं, तो ये एप्टीट्यूड आपको डेफिनेटली आपके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है एग्जाम को निकालने के लिए। तो ये था बीपीएससी का ट्रेंड एनालिसिस, जिससे हम लोगों ने पता किया कि टोटल 4 सब्जेक्ट है अपने जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर और इसके साथ साथ एक 5वां सब्जेक्ट है जो है एप्टीट्यूड, जिस पर हम लोग अभी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोर्स क्या है। हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, हमने कट ऑफ समझ लिया। तो अब तैयारी करने के लिए सबसे जरूरी चीज है और जो पहला स्टेप होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे, एग्जाम के पैटर्न को समझे, चैप्टर्स को समझे कि कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ऑथेंटिक बुक सोर्स ढूंढे जिसके थ्रू पढ़ाई की जा सके। क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सारे बुक्स को पढ़ते रहे, और बुक्स भी बहुत ही ज्यादा है मार्केट में, तो सारे बुक्स को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो सोर्स देखते हैं। बीपीएससी 68 में सोर्स क्या था एग्जाम का क्वेश्चन लेने के लिए, बीपीएससी एक्सपर्ट की टीम ने क्वेश्चन को कहां से लिया था। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कुछ सैंपल लिया है, ये है सैंपल क्वेश्चन का, आप देख सकते हैं। और इसका विथ प्रूफ मैंने सोर्स भी इकट्ठा किया है कि ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जैसे कि एट व्हाट लेवल डज अ पंचायत समिति ऑपरेट अ पंचायती राज स्ट्रक्चर। मतलब कि पंचायती राज स्ट्रक्चर में पंचायत समिति किस लेवल पे काम करता है। तो ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, ब्लॉक लेवल बॉडी, डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी, ग्राम पंचायत लेवल बॉडी, और ये ऑप्शन डी और ई आप देख रहे हैं। तो यह क्वेश्चन लिया गया है कहां, क्लास 6 के सोशल साइंस वाले बुक से, और ये है एनसीईआरटी, ये है एनसीईआरटी का बुक। इसमें देखिए, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस आइडिया ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड टू अदर लेवल्स। वन इज ब्लॉक लेवल विच इज कॉल्ड द जनपद पंचायत और पंचायत समिति। मतलब कि पंचायत समिति है वो किस लेवल पे काम कर रहा है, ब्लॉक लेवल के काम कर रहा है, और इसी को हम लोग जनपद पंचायत भी बोलते हैं। तो इसका सीधा आंसर है ब्लॉक लेवल। अभी देख सकते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन क्लास 6 के एनसीईआरटी सोशल साइंस सब्जेक्ट से लिया गया है, ये किताब का ही कटिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का। व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। मतलब कि ड्राई HCl है, उसको अगर हम लोग लिटमस पेपर पे डालते हैं तो यह कलर क्यों चेंज नहीं करता है, मतलब ये पूछा जा रहा है। अभी देखिए, ये है क्लास 10th का एनसीईआरटी साइंस का, और ये पेज नंबर है 23, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो लिखा गया है कि सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H+, this suggests that acid produce hydrogen ions H+ in solution which are responsible for their acidic property। ये यहां बोला जा रहा है कि जो H+ आयन प्रोड्यूस करता है, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए।
मतलब कोई भी एसिड है या बेस है वो डिपेंड करेगा कि H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है या OH प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखिए यहाँ तो H प्लस आयन प्रोड्यूस अगर करे तब जाकर कोई एसिडिक हो सकता है या एसिडिक नहीं हो सकता है, या डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इसके अलावा यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है बुक में जिसमें बताया गया है कि दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl प्रोड्यूस in presence of water. The separation of H plus ion from HCl molecule cannot occur in absence of water. तो देखिए absence of water में H plus ion सेपरेट हो ही नहीं सकता है, तो यह एसिडिक प्रॉपर्टी को नहीं दिखा सकता है। तो देखिए यहाँ क्लियर है कि ड्राई स्टेट में H प्लस आयन प्रोड्यूस ही नहीं होता है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी तो शो ही नहीं करेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी H प्लस आयन के बारे में नहीं बोला गया, हाँ H3O प्लस आयन के बारे में जरूर बोला गया है। तो यहाँ देखिए उसका प्रूफ यहाँ है कि H प्लस आयन अगर वाटर अवेलेबल है तो वो H3O प्लस आयन बनाता है। देखिए अगर अपने पास वाटर ही नहीं है तो H पहले तो H प्लस आयन ही सेपरेट नहीं होगा, तो एचडी कैरेक्टर शो नहीं करेगा, और H प्लस आयन और वाटर जब तक मिक्स नहीं होगा तब तक H3O प्लस आयन भी नहीं बनेगा। तो इसका आंसर है नो H3O प्लस आयन आर प्रेजेंट, लिटमस चेंजेस कलर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस आयन। तो इसका आंसर है सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोमाटा ओपन और क्लोज ड्यू टू चेंज इन द, ऑप्शन है पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, और ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, हम सीधा प्रूफ दिखाते हैं आपको। तो इसका प्रूफ है क्लास 11th के पेज नंबर 150 में, बायोलॉजी का ये बुक है, ये है बायोलॉजी का बुक। कौन सा है? क्लास 11th का है और पेज नंबर है 150। यहाँ सीधा लिखा हुआ है वाटर स्ट्रेस कॉज द स्टोमाटा टू क्लोज हेंस रिड्यूसिंग द CO2 एबिलिटी। मतलब वाटर स्ट्रेस है वह स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका सीधा आंसर है अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल, मतलब वाटर स्ट्रेस ही रिस्पॉन्सिबल है स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। तो इसका प्रूफ हो गया। अभी देखिए अगला क्वेश्चन है, बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू, फर्स्ट रोलिंग फ्रिक्शन, ड्रैग, और जो भी ऑप्शन है। अभी देखिए इसका क्लास 8 के साइंस से ये लिया गया क्वेश्चन कि यहाँ देखिए, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग। मतलब बॉल बियरिंग का यूज क्यों किया जाता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। यही तो बोला जाता है कि रोलिंग फ्रिक्शन को, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बॉल बियरिंग का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा इंक्लूड्स, राज्यसभा। अभी देखिए ये है पॉलिटी का क्वेश्चन और क्लास 11th के पॉलिटी वाले बुक से लिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बुक का नाम है, क्लास 11th का। इसमें सबसे पहले दिया गया है राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इंडिया, इट इज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। कहीं है इसमें दिया हुआ मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो छोड़िए। इसमें मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये देखिए ये इनडायरेक्ट इलेक्शन का बात कर रहा है, राज्यसभा का इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो ऑप्शन ये वाला सही है सबसे पहले। तो उसके बाद बोला जा रहा है राज्यसभा ऑल्सो हैव 12 नॉमिनेटेड मेंबर। बात देखिए यहाँ देखिए, मेंबर नॉमिनेटेड बाय राज्यसभा ऑफ इंडिया, सॉरी मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी सही है कि 12 मेंबर किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? मोर देन और वन, मोर देन एबव। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री का। ऑन February 20, 1947 प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट्स डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम इंडिया लेटेस्ट बाई। अभी देखिए ये सीधा यहाँ लिखा हुआ है, ये है क्लास 12th का मॉडर्न इंडिया, और ये देखिए यहाँ सीधा लिखा हुआ है ऑन 20 February 1947 क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रीमियर डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश विथ क्विट इंडिया बाय जून 1948। यही तो पूछा गया है कब तक इंडिया को छोड़ सकते हैं। देखिए सीधा सीधा यही स्टेटमेंट उठाकर क्वेश्चन में रख दिया गया है, जहां भी पूछा गया है क्वेश्चन वहां सीधा स्टेटमेंट को रख दिया गया है उठाकर, एनसीईआरटी के किसी एक स्टेटमेंट को। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC हेल्ड इन 1906 द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया वाज अनफ्लर्ड बाई।
तो देखिए ये भी है 12th का एनसीईआरटी है मॉडर्न, पेज नंबर 201, और इसमें सीधा लिखा हुआ है, देखिए यहां से पढ़ते हैं हम लोग। दादा भाई electrified the nationalist rank by openly deciding in his presidential address that the goal of Indian national movement was self-government और यूनाइटेड किंगडम ऑफ द कॉलोनीज। मतलब पहली बार यहाँ तो पहली बार यहाँ तो ये था कुछ सैंपल और उसका सोर्स विथ प्रूफ था। तो आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी का बुक कितना इम्पोर्टेंस रखता है बीपीएससी के एग्जाम के लिए, और जो नया अपना बीपीएससी का एक्सपर्ट टीम है वो बिल्कुल रिलाई कर रहा है एनसीईआरटी के बुक पे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी बुक क्या है आपके तैयारी के दौरान। मतलब कि हम क्यों एनसीईआरटी बुक को ही प्रीफर करें बाकी बुक के अपेक्षा। तो सबसे पहले तो कंक्लूजन फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि मैंने आपको लगभग 8 क्वेश्चन का सैंपल दिखाया और उसका सोर्स दिखाया कि कहां से लिया गया है। आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट को सीधा उठा कर रख दिया जा रहा है। इसके अलावा एनसीईआरटी आपके लिए एक ऑथेंटिक और अल्टीमेट सोर्स का काम करता है। ऑथेंटिक मतलब कि इसमें जो भी लिखा गया है बीपीएससी का एक्सपर्ट टीम उसी को डायरेक्ट सोर्स की तरह यूज करता है। और अगर आप किसी क्वेश्चन के लिए बीपीएससी को क्लेम करते हैं तो वो भी सोर्स के रूप में एनसीईआरटी बुक को ही प्रीफर करता है। अगर कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए कि मान लीजिए कहीं 20 जून लिख दिया और कहीं 21 जून लिख दिया, तो जो एनसीईआरटी में लिखा जा रहा है उसी डेट को बीपीएससी टीम के द्वारा सही माना जाएगा। तो यह एक ऑथेंटिक और अल्टीमेट सोर्स है। इसके अलावा ये आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि बायोलॉजी के एक क्वेश्चन से H3O+ आयन वाला जो क्वेश्चन था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो उसको एक ही पेज से लिया गया और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ 3 स्टेप में समझाया गया। तो यह आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता है। उसके अलावा यह आपको ग्रेजुअल लर्निंग प्रोवाइड करवाता है। मतलब कि अगर आप 6, 7, 8, 9 और 10th का बुक देखें तो आपको जो 11th और 12th के बुक में पढ़ना हो उसी को जस्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। इससे क्या होता है, सब्जेक्ट आपको कभी बर्डन नहीं लगता है और धीरे धीरे आप किसी भी चीज को समझ पाते हैं और आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने राइटिंग स्किल को इन्हांस कर सकते हैं। और यह एक बीपीएससी के टीम के द्वारा एक सोर्स की तरह तो अभी आप देख ही रहे हैं कि कैसे यूज किया जा रहा है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी बुक। अब इतना देखने के बाद अब मुद्दा ये है कि एग्जाम का क्या स्ट्रेटजी हो। हमें पता चल गया कि कट ऑफ क्या है, हमें पता चल गया कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और सोर्स क्या है। इतना पता होने के बाद अब एक स्ट्रेटजी का जरूरत है जिसके थ्रू आप एग्जाम की तैयारी कर सके। तो एग्जाम हमें पता है कि 3 फेज में होता है। फेज होता है 1 पीटी, फिर होता है मेंस और उसके बाद में होता है इंटरव्यू। अभी देखिए इंटरव्यू है जिसकी तैयारी आप शुरू से ही कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, या अब जबकि आपको पता चल गया है तो आप डेली अपने बोलने की शैली, चलने की शैली और किसी भी विषय वस्तु को लेकर जो समझ है उसका पॉजिटिव अप्रोच बनाएं और पॉजिटिव अप्रोच में तैयारी करें ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ कि ये एक सही बंदा है जो समाज के लिए सोच सकता है, एक अच्छा सोच और समझ रखता है। ये तो अलग की बात है, इसका आप वर्कशॉप बाद में कर सकते हैं और डेली रूटीन में भी आप खुद को इन्हांस करते हैं। जैसे जैसे आपके पास नॉलेज गैदर होता है उस हिसाब से आप इंटरव्यू के लिए एक अच्छे कैंडिडेट बनते चले जाते हैं। लेकिन पीटी और मेंस की तैयारी टोटली है बेस्ड बुक पे। आप किताब को या किसी सोर्स को किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से समझते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आपका पीटी में रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, मेंस में आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीटी अलोंग विथ मेंस किया जाए तैयारी या नहीं किया जाए। उसके बाद में देखेंगे कि बुक लिस्ट क्या होगा और आर्ट ऑफ नोट मेकिंग क्या है। तो सबसे देखिए पहले जरूरी है कि पीटी और मेंस का तैयारी सेपरेट हो कि एक साथ हो, इसको अलग अलग किया जाए या इसको साथ में मिक्स करके किया जाए। देखिए पीटी का एग्जाम है 30 सितंबर को, 69th का अगर बात करें तो, और मेंस का एग्जाम है 15 नवंबर को। ये डिसाइडेड है ऑलरेडी। और जैसा कि अतुल प्रसाद जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर में बीपीएससी को लेकर के,
इन्होंने जो डेट फाइनल कर दिया उस डेट पे ही एग्जाम लेंगे ही, आप कंफर्म मान के चलिए। तो कुल मिलाकर पीटी के लिए अभी आपके पास है 4 मंथ्स, और मेंस के लिए है अभी आपके पास टोटल पीटी के बाद 45 डेज ओनली। तो 45 डेज में मेंस का तैयारी तो नहीं हो सकता है, ये आप मान के चलिए, और पीटी का भी तैयारी नहीं हो सकता है। यह कंटिन्यूअस लर्निंग का प्रोसेस है, कम से कम आपको एक आध साल तो देना ही पड़ेगा, किसी भी एग्जाम को, किसी भी सब्जेक्ट को एक आध साल तो देना ही पड़ेगा। तो अभी चूंकि हमारे पास टोटल है मान के चलिए 5 से 5.5 महीना, तो ऐसे में पीटी और मेंस का तैयारी एक साथ करना ही सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, पीटी विथ मेंस का साथ में तैयारी ही करना ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। एक बहुत ही कम ओनली 45 डेज का विंडो आपको दिया जा रहा है रिजल्ट के बाद, पीटी के बाद मेंस के एग्जाम में। तो पीटी और मेंस का तैयारी आप एक साथ करें। इस पर हम एक नया वीडियो लाएंगे कि क्यों करना जरूरी है और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी देखते हैं बुक लिस्ट क्या होना चाहिए पीटी के लिए और मेंस के लिए। एक साथ तैयारी की हम बात अभी भी कर रहे हैं, तो ये बुक आपको पीटी और मेंस दोनों के लिए सजेस्ट किया जा रहा है, और मेंस का गाइडलाइन आपको एक किसी अलग वीडियो में दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री कितने नंबर का पूछा जाता है, 30 मार्क्स का पीटी में पूछा जाता है। तो इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए जो बुक लिस्ट है आप देख सकते हैं, सब हम एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करेंगे और अल्टरनेटिव बुक भी आपको सजेस्ट करेंगे। लेकिन अब आप डिसाइड करेंगे कि आपको अल्टरनेटिव बुक पढ़ना है या एनसीईआरटी बेस्ड ही आपको तैयारी करना है। तो चलिए, सबसे पहले एनसीईआरटी का क्लास 6, 7, 8 ये 3 किताब कंपलसरी है। इसमें आपका अलग अलग जैसे कि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडिया का आपको बेसिक नॉलेज दिया जाता है। इसके अलावा 11th का ओल्ड एनसीईआरटी, एंशिएंट और मेडिवल, और क्लास 12th का ओल्ड एनसीईआरटी जिसमें मॉडर्न के बारे में बात किया गया है, वो आपको पढ़ना है। तो ये किताब तो बिल्कुल ही कंपलसरी है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये 5 बुक। और पतली पतली सी किताब है, ये आप तुरंत पढ़ के खत्म कर सकते हैं। तो कौन सा है, क्लास 6, 7, 8, उसके अलावा 11th और 12th का ओल्ड वाला बुक आपको हिस्ट्री के लिए पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास समय है तो क्लास 12 का न्यू वाला बुक भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हिस्ट्री का बुक आप पढ़ सकते हैं। और मॉडर्न इंडिया अगर आपको एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है तो एक बुक है राजीव अहीर का, ये आप अल्टरनेटिव बुक की तरह यूज कर सकते हैं, या रेफरेंस बुक की तरह आप यूज कर सकते हैं। तो अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अगला सब्जेक्ट है साइंस। यहाँ से भी 30 से 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस माइनस 30 प्लस माइनस 5 हम लोग कर देते हैं इसको। तो यहाँ से 30 प्लस माइनस 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी का बुक क्लास 8, 9 और 10th का कंपलसरी है, जो कि आपको लेकिन चैप्टर्स अपने हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको लगे वही आपको पढ़ना है। इसके अलावा क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी से आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, जिसका हम लोग एक टेम्पररी लिस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, और बाद में अगर आप चाहेंगे तो इसका प्रॉपर एक लिस्ट पूरा सेपरेट करके दिखा दिया जाएगा आपको। जैसे कि फिजिक्स का क्लास 12 के फिजिक्स से रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑक्सीलेशन, ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, ये 4-5 चैप्टर आपका पढ़ना बड़ा ही जरूरी है। केमिस्ट्री से बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साइंस में क्लास 12th के बायोलॉजी से जो चैप्टर है, 7-8 चैप्टर है, इसको मैं बता देता हूँ। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, लोकोमोटिव एंड मूवमेंट, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसके अलावा प्लांट एनाटॉमी वगैरह भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से एनसीईआरटी से हमें चैप्टर्स अलग करने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तब आपको पता चलते चला जाता है। तो कम से कम आप क्लास 6 से लेकर के
10th तक का तो एक बार पढ़ ही जाए, उसके बाद में आप डिसाइड करें, जब तक आपका कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगा तब डिसाइड करें कि क्लास 11th और 12th का कौन सा क्वेश्चन पढ़ना, कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। अब इसका साइंस का एक ऑल्टरनेटिव बुक है लूसेंट जनरल साइंस, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है तो लूसेंट जनरल साइंस का एक सेपरेट बुक आता है, उसको आप बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके उस किताब को पढ़े, और किताब का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है। आपको जो भी समझ में आए आप नोट्स बनाएं, उसको लिखे समझे जैसे भी करें, लेकिन किताब जरूर पढ़ें। अगला है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए दो ही बुक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। पहला है क्राउन का है जनरल नॉलेज और दूसरा है केबीसी नैनो का बिहार समग्र। अब देखिए दोनों बुक अपने जगह पे काफी सही बुक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि अगर आप बिहार जनरल नॉलेज क्राउन वाला पढ़ते हैं तो इसमें आपको एक कहानी के माध्यम से समझाया जाता है चीजों को, मतलब इसमें बुलेट पॉइंट नहीं बताया जाता है। जबकि बिहार समग्र में एक बुलेट पॉइंट के थ्रू सब कुछ, सब चीजों को, सारे टॉपिक्स को कंक्लूड किया जाता है इन बुलेट्स पॉइंट। तो अगर आप कहानी की तरह किसी चीज को समझना चाहते हैं तो आप क्राउन वाला बुक पढ़े, और अगर आपको सीधा बुलेट पॉइंट पढ़ना है तो आप बिहार समग्र पढ़े। दोनों किताब काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार में जो आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी क्वेश्चंस आते हैं बिहार से रिलेटेड, बिहार स्पेशल से रिलेटेड, इन दोनों बुक के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है। तो ये दोनों बुक में से कोई भी आप एक प्रीफर कर सकते हैं, दोनों किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर भी अभी 30 प्लस माइनस 5 हम कर देते हैं, तो 30 से 35 या 25 क्वेश्चन जितना भी हो, हर साल चेंज होते रहता है, लेकिन 30 प्लस माइनस 5 के आसपास ये रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। देखिए करंट अफेयर में दो प्रकार से पूछा जाता है, एक तो नेशनल न्यूज पूछा जाता है, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, और इसके अलावा पूछा जाता है आपका बिहार स्पेसिफिक न्यूज। अभी देखिए बिहार स्पेसिफिक न्यूज के लिए आपको एक बिहार स्पेसिफिक एडिशन पढ़ना पड़ेगा न्यूज़पेपर का। तो मेरे हिसाब से दैनिक जागरण काफी सही है बिहार स्पेसिफिक बुक करंट अफेयर के लिए। और नेशनल इंटरनेशनल न्यूज के लिए अगर इंग्लिश मीडियम में है तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक, और हिंदी मीडियम है तो जनसत्ता आप पढ़िए, और वहां से जो भी डाटा मिलता है आप उसको एक कॉपी में कंपाइल करके अपने साथ रखें और उसका बार बार रिवीजन करते रहें। और बाद में क्या करें, कोई सा भी एक मैगजीन जो कि 3 महीने पे या या साल में आता है, ईयरली एडिशन आता है, उसको आप इसका रिवाइजन उसके थ्रू आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसका ऑल्टरनेटिव क्या है इतना का, कि बीपीएससी क्वेस्ट वीकली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करवाता है, और साथ साथ मंथली करंट अफेयर का कंपाइलेशन भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमारा आप वीडियो देखिए, उसका नोट्स बनाइए, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बीपीएससी क्वेस्ट ऑफिशियल के नाम से, और यूट्यूब पर बीपीएससी क्वेस्ट के नाम से है। ये लिंक दिया गया है हमारे यूट्यूब का, आप यहाँ से वीकली और मंथली करंट अफेयर आप देख सकते हैं। अगला है इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी में आपको दो किताब पढ़ना है, एक तो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th वाला, और इंडियन इकोनॉमी बाय महेश बरनवाल। ये दो बुक पढ़ने के अलावा कोई तीसरा बुक पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दें। इसमें से टोटल मुश्किल से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 से कम ही, मैक्सिमम 10। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसमें से ही कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसके अलावा आपको करने का जरूरत नहीं है। अब है जियोग्राफी, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका वेटेज लगातार बढ़ाया जा रहा है। पहले 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता था, फिर 10 क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया। अब इसका वेटेज अब लगता है कि बढ़ेगा, क्योंकि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ा सा अलग तरीके से अब किया जा सकता है। तो इसके लिए क्लास 6-7 का ओल्ड वाला आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से समझाया गया है। और क्लास 6-7 का ही न्यू वाला भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें बेसिक चैप्टर्स हैं, जैसे कि जैसे कि सोलर सिस्टम वगैरह जो है इसमें अच्छे से समझाया गया है। इसके अलावा क्लास 8 to 12
न्यू एनसीईआरटी बुक पढ़ना है आपको। देखिए, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी के अलावा कोई भी दूसरा बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है। आपको कोई बोल सकता है कि आप जीसी लियोनी का बुक पढ़ ले, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो इसके बाहर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको पढ़ना है क्लास 6 से लेकर के 12 तक का ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का बुक, लेकिन इसमें भी क्लास 6 और 7 का ओल्ड प्लस न्यू और 8 to 12 का सिर्फ न्यू बुक आपको पढ़ना है। अब देखिए, पॉलिटी का बुक देखते हैं। तो पॉलिटी में क्लास 11th का 2 बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी, ये दोनों बुक पढ़ना है। या आप सिर्फ लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं। एक बुक अगर आप लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि यहां से भी 10 क्वेश्चन मुश्किल से पूछा जाता है। तो अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, या फिर लक्ष्मीकांत नहीं भी पढ़ते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कम से कम आपका पीटी का तो क्वेश्चन हो ही जाता है। चूंकि हम मेंस की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं, तो आप 2 एनसीईआरटी प्लस इसके साथ एक लक्ष्मीकांत की बुक पढ़े, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। क्योंकि पॉलिटी से मेंस में 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 38x3 मार्क्स का होता है। तो ये बुक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एम लक्ष्मीकांत। अब देखिए, इसके अलावा बच जाता है एप्टीट्यूड, जो 10 मार्क्स का डेफिनेट है, श्योर है एकदम कि 10 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। इसका सिलेबस इतना ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन पिछले साल बीपीएससी 68 में थोड़ा सा लेवल अप कर दिया गया है, जिसके लिए आपको जो भी मार्केट में सबसे पतली किताब हो, जो भी आप प्रीफर करते हैं, वो बुक ले लीजिए एप्टीट्यूड का। बीपीएससी क्वेस्ट के द्वारा आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो पीडीएफ आप देख ले। या फिर क्लास भी हम लोग अरेंज करने वाले हैं एप्टीट्यूड के लिए, ताकि आपका 10 मार्क्स सुनिश्चित हो सके। तो ये था बुक लिस्ट। अब बात आता है प्रैक्टिस और रिवीजन का। तो देखिए, किताब पढ़ लेने से तैयारी नहीं हो जाता है, बात है कि आप कितना रिटेन कर पाते हैं बुक से। और ये आपको पता तब चलता है जब आप एक तो टेस्ट सीरीज देते हैं और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो किताब पढ़ने के बाद चैप्टर वाइज कोई भी आप एक, सबसे पहले तो कोई भी आप एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए, और जो भी चैप्टर्स आप पढ़ते हैं उसका चैप्टर वाइज टेस्ट लगाइए टेस्ट सीरीज के थ्रू। इसके अलावा बीपीएससी और यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप एनालाइज कीजिए और रट्टा भी मार लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बीपीएससी में रिपीट भी किया जाता है। इतना करने के बाद अगर आपके पास समय हो, तो आप सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस घटना चक्र के किताब से कर सकते हैं। जैसे कि घटना चक्र के लिए मैं प्रिफर करता हूं कि आप हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट आप घटना चक्र से प्रैक्टिस करें। देखिए, घटना चक्र थियरी बुक की तरह कभी यूज नहीं करना है, उसको हमेशा प्रैक्टिस बुक की तरह यूज करना है। मतलब आप एनसीईआरटी या जो भी आपका सोर्स है वहां से पढ़िए, और घटना चक्र में आकर प्रैक्टिस कीजिए। उसमें चैप्टर वाइज समझा, क्वेश्चन को अरेंज किया गया है टॉपिक वाइज। तो वहां जो भी चैप्टर पढ़े आप उसको सीधा घटना चक्र में जाए और वहां से आप क्वेश्चन उसका लगा लीजिए। और रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए आप लूसेंट जनरल स्टडीज का बुक प्रीफर कर सकते हैं। ये ऐसा किताब है, जब भी ऐसे तो आपको याद करने में काफी समस्या होता है, लेकिन आप एक बार जब थॉरली किसी बुक को पढ़ लेते हैं, विषय को समझ लेते हैं, तो लूसेंट जनरल साइंस का बुक आपके लिए एक बहुत ही अच्छे गाइड का काम कर सकता है, जिसके थ्रू आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और ये आपको काफी बेनिफिट पहुंचा सकता है कि बीपीएससी एग्जाम में। तो दोस्तों, अभी तक आपको बीपीएससी का जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, जो ट्रेंड चल रहा आ रहा है अभी तक बीपीएससी का, इसके अलावा जो भी सोर्सेज हैं, बुक लिस्ट है, ये सब बारीकियां आपको समझा दिया गया है, आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है। तो आप तैयारी अब करना स्टार्ट कर दें, लेकिन एक चीज़ का विशेष ख्याल रखें कि आप कोई भी विषय का पढ़ाई करें, कोई भी सब्जेक्ट को तैयार करें, तो उसका रिवीजन आप मल्टीपल टाइम करें। देखिए, एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ आपको याद करने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए, सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि वहाँ हम लोग पहले ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं,
नर्वस होते हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, ऐसे में कोई भी चीज़ अगर आप याद करने बैठ जाएं तो विश्वास मानिए आप गलत करके आएंगे। तो इसके लिए मल्टीपल रिवीजन कीजिए, सब कुछ को अपने फिंगर टिप्स पे रखिए। के लिए बीपीएससी क्वेस्ट का एक थ्योरी है ट्वाइस अ डे, मतलब देखिए रिवीजन आप सप्ताह में कीजिए, महीने में कीजिए किसी भी सब्जेक्ट का, उससे पहले जो भी चीज़ आप दिन में एक बार पढ़ते हैं, शाम को सोने से पहले या किसी भी समय जो भी कुछ आप दिन में पढ़ते हैं उसको एक बार रिवाइज कीजिए। मतलब एक बार आपको कुछ कोई भी चीज़ रीड करना है या फिर उसका नोट्स तैयार करना है और सेम डे पे जितना भी आप पढ़े हैं पूरे दिन में उसको सेम डे पे कंक्लूड करना है। तो यही है थ्योरी बीपीएससी क्वेस्ट का ट्वाइस अ डे। इसको आप प्रैक्टिस में ला कर देखिए, ये वेल टेस्टेड थ्योरी है और इसका फ़ायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है सेल्फ मोटिवेशन। यहाँ देखिए जैसे कि लिखा हुआ है डोंट बर्न योर अपॉर्चुनिटीज फॉर अ टेम्पररी कंफर्ट, मतलब कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको समय देना होगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा।